हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डार्क वर्ल्ड की हॉरर स्टोरीज में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यक्ष और यक्षिनी की सच्ची और डरावनी कहानियाँ। ये सब कहानियाँ केरला की है, तो आगे की कहानी में उन लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा जिन्होंने ये सब अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, मैं असित। ये बात तब की है जब मेरी पढ़ाई शहर में चल रही थी। मैं उस वक्त करीब 22 साल का था। मेरा पूरा परिवार गांव में रहता था। हमारे परिवार में हम 4 लोग हैं, मैं और मेरे बाबा और मेरी माँ और मेरी दादाजी। उस समय में गांव में हमारी एक छोटा सा घर हुआ करता था। मेरे पापा उस समय एक नया घर बनाने के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया और कहे, बेटा मैं सोच रहा था हमारी खेत के पास जो पुरानी बंजर ज़मीन पड़ा हुआ है उस पर एक नया घर बनाएंगे और वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। कब तक उस छोटी सी घर में घिसते रहेंगे। मैंने कहा, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आपने कब काम शुरू करने का सोचा है? उन्होंने कहा, बेटा मैंने पंडित जी से बात कर लिया है। उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते भूमि पूजन करेंगे और उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। और सुनो, तुम्हें भी आना होगा। कुछ दिन तुम कॉलेज से छुट्टी लेकर गांव आ जाओ। यहाँ पर बहुत काम है, मैं अकेला संभाल नहीं पाऊँगा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैंने कहा, ठीक है मैं छुट्टी लेकर आ जाऊँगा। वैसे भी हमारी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुका है, अभी तो कुछ दिन के लिए क्लासेस सस्पेंड रहेगी। 1 हफ्ते बाद मैं अपने सामान पैक करके गाँव की बस पकड़कर गाँव पहुँच गया। मैंने घर में जाकर देखा, घर में ताला लगा हुआ था। तभी मेरे पापा का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें आने में देर कर दिया, हम सब खेत पर हैं, तुम वहीं पर आ जाओ। मैं अपनी सारा सामान घर के बाहर छोड़कर खेत की ओर निकल गया। मैं जब खेत में पहुंचा, मैंने देखा सब लोग वहीं पर थे और पंडित जी हवन कुंड के पास बैठकर आग में घी डाल रहे थे। भूमि पूजन शुरू हो गया था। मैं दादाजी के पास बैठा था। मैंने देखा सब लोग खुश नजर आ रहे थे, लेकिन मेरी दादाजी थोड़ा मायूस लग रहे थे और उनकी चेहरा सूखा सूखा सा लग रहा था। मैंने कहा, दादाजी क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आप इतना उदास क्यों बैठे हुए हो? दादाजी मुझे कुछ बताना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं। ऐसा लग रहा था हमारे यहाँ पर घर बनाना उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए वो थोड़ा मायूस बैठे हुए हैं। मैं दादाजी से बात कर ही रहा था, तभी पता नहीं अचानक कौवा का एक झुंड कहाँ से आ गया और वो हमारी सिर के ऊपर मंडराने लगा और वो का करते जा रहे थे। और उनमें से एक कौवा आकर हमारी हवन कुंड में गिर गया और जलकर वहीं पर मर गया। पंडित जी जो हवन कुंड के पास बैठे हुए थे, वो अचानक अपनी आसन से उठ गए और कहने लगे, ये ठीक नहीं हुआ। कौवा का इस तरह से आकर हवन कुंड में गिरना ये तो अपशगुन है। मेरे बाबा ने पंडित जी को इतना डरा हुआ देखकर कहा, पंडित जी आप डरिए मत, ये जगह खेत की बहुत ही पास है ना, इसीलिए यहाँ पर इतनी कौवा मंडराते रहते हैं, गलती से कोई गिर गया होगा। पंडित जी ने कहा, नहीं, इस तरह से शुभ काम में कौवा का सिर पे मंडराना और हवन कुंड में आकर गिरना ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कुछ बुरा हुआ है इस जमीन में। मेरे बाबा ने कहा, ये सब कैसी बातें कर रहे हो आप? ये जमीन तो सालों से बंजर पड़ा हुआ है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पंडित जी ने कहा, बेटा देखो मेरी बात मानो, ये स्थान घर बनाने के लिए सही नहीं है, तुम कोई दूसरी जगह ढूंढ लो। तब दादाजी ने कहा, बेटा पंडित जी की बात मान लो, यहाँ पर घर मत बनाओ, मुझे भी ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। दादाजी की बात सुनकर बाबा गुस्से में आ गए और उन्हें कहा, बाबा आप तो चुप ही रही है, आपने हमारे लिए कुछ नहीं रखा है, जितनी भी जमीनें हमारी थी आपने सब कुछ गांव वालों को बेच दिया, बस यही एक बंजर जमीन बची है, यहाँ पर घर नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास कि कहीं पे मैं एक प्लॉट खरीद सकूं, और ऊपर से असित की पढ़ाई भी खत्म नहीं हुआ है। मेरी पापा की बात सुनकर दादाजी चुप हो गए और पापा ने पंडित जी से कहा, घर यहीं पर बनेगा, आजकल के ज़माने में ये सब बातों पे कौन विश्वास करता है। पापा ने किसी की बात नहीं सुना
पापा ने तो ठान लिया था, घर बनेगा तो उसी जमीन में बनेगा। मैं भी पापा की बातों से सहमत था। मुझे ये सब अंधविश्वास पर यकीन नहीं था। पापा और मैं, हम दोनों मिलकर कुछ दिनों के बाद ही वहां पर काम शुरू कर दिया। पहले महीने तो अच्छे से गुजर गया। घर के पिलर्स उठ चुके थे और ईंटें की दीवारें भी बन चुकी थी, बस छत का काम बाकी था। अगले महीने जैसे ही छत का काम शुरू हुआ, तब हमारे साथ पहला हादसा हुआ। एक मजदूर जो ऊपर काम कर रहा था, वो अचानक नीचे जमीन पर गिर गया और उसके सिर पे गहरी चोट लग गई। बाबा ने कहा, अरे ये क्या हो गया, अब इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। बाबा ने बाकी मजदूरों को कहा, काम करते रहना, मैं अभी गया और अभी आया, काम बंद नहीं होना चाहिए। मैंने उस मजदूर को बाइक पर पीछे बिठाया और मेरे बाबा आगे गाड़ी चलाते रहे। हमने उसे अस्पताल ले गए। वो आदमी बेहोश हो चुका था। अस्पताल में कुछ देर बीतने के बाद जब उसे होश आया तो मैं और मेरे बाबा उसके सामने बैठे हुए थे। बाबा ने गुस्से से उसे कहा, ऊपर बैठकर क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या, नीचे कैसे गिर गए? उस मजदूर ने कहा, नहीं भैया जी, मैं गिरा नहीं था, मुझे किसी ने जोर से धक्का दिया और मैं सिर के बल नीचे गिर गया। मेरे बाबा ने कहा, लेकिन तुम तो वहां पर अकेले थे, तुम्हें धक्का किसने दिया? देखो ये फालतू की बातें मत करो, काम धंधा अच्छे से करना नहीं आता तो मत आओ, ऐसे लोगों को डराओ मत। पापा ये बात कहकर गुस्से में बाहर चले गए। मैं उस मजदूर के पास बैठा हुआ था। मैंने उसे फिर से पूछा, सच बताना अंकल, क्या सच में तुम्हें किसी ने ऊपर से धक्का दिया? उसने कहा, बेटा तुम यकीन नहीं करोगे, मेरी बात को गौर से सुनो। मैं पिछले 1 महीने से वहां पर काम कर रहा हूं, मुझे पता है वहां पर क्या क्या होता है। जब तुम्हारी बाबा वहां से चले जाते हैं तो उस घर में अजीब से चीजें होने लगती है। मैंने कहा, अजीब से चीजें मतलब क्या है आपका, जरा ठीक से समझाएंगे? उसने कहा, बेटा वहां पर कोई है जो चाहती है कि हम काम छोड़कर भाग जाएं। मैंने खुद महसूस किया है उसे। हम लोग जब उस घर में काम करते हैं तो अजीब से चीजें हमारे साथ होता है। कभी हमारे जरूरी सामान गायब हो जाता है और कभी ऐसा लगता है कि कोई छोटे छोटे पत्थर हमारी ओर फेंक रहा है। मैं एक बार दीवार में ड्रिलिंग मशीन से छेद कर रहा था। जब मैंने मिट्टी साफ करने के लिए दीवार के अंदर छेद में हाथ डाला, तब मेरी हाथों को कोई अंदर से खींच रहा था। मैंने सोचा शायद दीवार के उस पार कोई होगा, मेरे साथ मजाक कर रहा होगा। लेकिन मैंने जब दीवार के उस पार देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था। मैं डर गया, लेकिन मैंने किसी को यह बात नहीं बताया। अगर मैं ये बात किसी को बताता तो वो मेरा मजाक उड़ाते, इसलिए मैं अपना काम करता और काम खत्म होने के बाद अपना घर चले जाता। लेकिन आज तो हद ही हो गई, आज मुझे किसी ने ऊपर से धक्का मार के नीचे गिरा दिया। मैं और दोबारा उस घर में काम करने के लिए नहीं जाऊंगा। उस मजदूर की बातें सुनकर मुझे लगा शायद उसके सिर पे गहरी चोट लगी है, इसलिए ये सब बकवास बातें कर रहा है। मैंने उससे कहा, आज तुम घर जाओ और दवाई खाओ, ठीक हो जाओ और फिर कल वापस आ जाना। उसने कहा, मैं गलती से भी वहां पर काम करने के लिए दोबारा नहीं जाऊंगा, वहां पर कुछ है, तुम्हें जल्द ही इसका एहसास हो जाएगा। मैं उस दिन अस्पताल से घर लौटते समय उस मजदूर की बात सोच रहा था। उस वक्त शाम हो चुका था और अंधेरा भी थोड़ा बहुत हो गया था। मैं बाइक पर अकेला था। मैंने सोचा चलो थोड़ा नई घर के पास एक चक्कर लगा कर आते हैं। जब मैं खेतों की रास्तों से होकर वहां पर पहुंचा तब मैंने देखा वहां पर एक छोटा सा बल्ब हमने लगाया था। वो बल्ब आज जल नहीं रही थी, अंधेरा हो गया था, मुझे दूर से कुछ साफ दिख नहीं रहा था। तो मैंने बाइक से नीचे उतरा और बाइक की स्टैंड को मारा और मैं घर की ओर बढ़ने लगा। मैंने देखा हमने जो बल्ब लगाया था वो तो ठीक था, लेकिन स्विच ऑन नहीं हुआ था। मैंने स्विच को ऑन किया और बल्ब जलने लगा। हमारी नई घर के आसपास कोई घर नहीं था, दूर दूर तक बस चावल की खेती दिख रहा था। रात के समय में खेतों से कीड़े मकोड़ों की अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने घर की ओर देखा और वापस मुड़कर अपनी बाइक के पास चला गया। जैसे ही मैंने बाइक के ऊपर बैठकर उसे स्टार्ट करने के लिए किक मारा तब वो बल्ब फिर से बंद हो गया। मैंने कहा ये क्या मुसीबत है। मैं गाड़ी से उतरा और बल्ब के पास जाकर देखा बल्ब तो ठीक है, लेकिन स्विच को किसी ने ऑफ कर दिया था। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, शायद इसका स्विच थोड़ा ढीला है।
मैंने फिर से उस स्विच को ऑन कर दिया और बल्ब जलने लगा। मैंने जैसे ही गाड़ी के पास जाकर गाड़ी स्टार्ट किया, वो बल्ब फिर से बंद हो गया। मुझे बड़ा चिढ़ हुआ उस वक्त। मैंने फिर से जाकर देखा, लेकिन इस बार स्विच ऑफ नहीं हुआ था। स्विच तो ऑन थी, लेकिन बल्ब नहीं जल रहा था। मुझे लगा इस बार बल्ब में कुछ खराबी होगी। जैसे ही मैं बल्ब के पास गया, वो बल्ब अचानक से जल उठा और फिर बंद हो गया। ये लगातार होने लगा और कुछ देर बाद बल्ब अपने आप फट गया। मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैंने जल्दी से अपनी बाइक की ओर भागा। मैंने जल्दी से गाड़ी को सीधा किया और किक मारने लगा, लेकिन बाइक उस समय में स्टार्ट नहीं हो रहा था। उस समय में मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। कई बार कोशिश करने के बाद बाइक अचानक से स्टार्ट हो गया। जैसे ही बाइक स्टार्ट हुआ, उसके साथ हेडलाइट्स भी ऑन हो गया। जब मेरी नज़र रोड पर पड़ी, तब मेरी धड़कन कुछ देर के लिए रुक गया। मैंने देखा मेरी बाइक की आगे लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी। मेरी बाइक के हेडलाइट उसकी चेहरे पर पड़ के रिफ्लेक्ट हो रहा था, जैसे वो कोई आईना हो। वो औरत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी नीले आंखें, काले लंबे बाल और लाल लाल ओठ, जैसे वो कोई आसमान से आई अप्सरी लग रही थी। मेरे दिमाग उस वक्त कुछ काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नीली आंखों ने मुझे सम्मोहित कर दिया है। जैसे ही मैंने अपनी आंखों की पलकें झपकाई, वो जा चुकी थी। मैंने आगे पीछे मुड़कर हर जगह देखा, लेकिन वो नहीं थी। ऐसा लग रहा था मैंने कुछ देर के लिए सपना देखा था। मैं वहां से चला गया, लेकिन उसकी सुंदर चेहरा मेरी मन में छप चुका था। मैं बाइक चलाते हुए उसकी ही बारे में सोच रहा था। आखिर कौन थी वो औरत और वो अचानक कहाँ गायब हो गई? मैं उसकी एक झलक से इतना खो गया था कि मेरी बाइक पर अपने नियंत्रण छूट चुका था। मैंने अपनी बाइक एक पेड़ में ठोक दिया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरी सिर पे बहुत चोट लगी थी। मैंने कैसे भी करके अपने घर वालों को फ़ोन किया और वहाँ पर बेहोश हो गया। अगले सुबह जब मेरी आंख खुला तो मैं अस्पताल में एक बेड पर लेटा हुआ था और मेरी चारों तरफ मेरी परिवार के लोग मुझे घूर रहे थे। मैंने कहा, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या हुआ? तभी मेरे पापा ने मुझे एक थप्पड़ मारा और बोला, तू इतनी देर तक रात में बाहर क्या कर रहा था और तेरा एक्सीडेंट कैसे हो गया? कहीं तूने शराब तो नहीं पिया हुआ था? मैंने कहा, नहीं पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया था, इसलिए ये सब हुआ। ये सब छोड़ो पापा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जिस पर शायद आपको यकीन नहीं होगा। बाबा ने कहा, कैसी बातें? मैंने कहा, कल रात में हमारी नई घर में गया था। मैंने वहाँ पर कुछ अजीब देखा। वहाँ पर कुछ अजीब से चीज़ें हो रही थी जिसे मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। पापा, शायद हमें उस पंडित की बात मानना चाहिए था। हमें वहाँ पर घर नहीं करना चाहिए था। बाबा मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरान थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और मुझे कहा, शुरू से बताओ क्या हुआ था कल रात को। मैंने बाबा को सब कुछ बताया। वो औरत, वो लाइट बल्ब और वो मजदूर की बातें जो कह रहा था कि उस घर में कोई है। ये सब बातों को सुनकर मेरे बाबा सोच में पड़ गए। बेटा, तुम भी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें ये सब बातों पर विश्वास होता है? मैंने कहा, नहीं बाबा, मैं नहीं मानता, लेकिन मैंने कल रात जो देखा है, अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी समझ जाते। वहाँ पर कुछ है जो नहीं चाहती है कि हमारा घर वहाँ पर बने। जब से वहाँ पर काम शुरू हुआ है, तब से मैं देख रहा हूँ आप बदल गए हैं। आप हमेशा गुस्से में रहते हैं और माँ तो बीमार पड़ गई है। आज मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं हो सकता। उस घर में जो कुछ भी है वो हमें एक चेतावनी देना चाहता है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो आगे बहुत मुसीबत हो सकती है। पापा बहुत मायूस थे क्योंकि उन्होंने उस घर में बहुत सारा पैसा लगा चुके थे। हमारी बातों को सुन के उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तब मेरी दादाजी ने पापा को कहा, देखो बेटा, अगर तुम वहीं पर ही घर बनाना चाहते हो तो तुम्हें उस जगह को पवित्र बनाना होगा। तुम एक काम करो, तुम उस पंडित के पास फिर से जाओ। उसके पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। हमने कुछ दिन के लिए उस घर में काम को बंद रखा। जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो गया,
हम लोग उस पंडित के पास गए। हमने उन्हें बताया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन हमने अपना बहुत सारा पैसा उस घर में लगा चुके हैं। अब हम कोई दूसरा घर नहीं बना सकते। कृपया हमें कोई उपाय बताइए जिससे उस घर की परेशानियों को खत्म किया जा सके। पंडित जी ने कहा, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मैंने तो पहले भी तुम्हें मना किया था, उस जगह में घर मत करना। वो जमीन अच्छी नहीं है, वो एक श्रापित जमीन है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुना। अब भुगतो। बाबा ने कहा, नहीं पंडित जी, आप ऐसा मत बोलिए, कोई तो रास्ता आपके पास होगा। बाबा ने बहुत निवेदन करने के बाद पंडित जी ने हमें एक रास्ता बताया। उन्होंने कहा, सबसे पहले तो हमें यह पता करना होगा उस जमीन में आखिर क्या गड़बड़ी है, आखिर कौन सी वजह है इसके कारण घर की काम में बाधाएं आ रहा है। अगर वो चीज़ पता चल गई तब जाके मैं कुछ बता पाऊंगा, लेकिन याद रखना, अगर कोई ऐसी बुरी चीज़ उस घर में मिलती है जिसका इलाज मेरे पास नहीं होगा तो तुम्हें वो घर मजबूरन छोड़ना पड़ेगा। बोलो, कर पाओगे ऐसा? बाबा ने कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। पंडित जी ने कहा, सबसे पहले हमें उस घर में एक खास तरह का पूजा करनी होगी, तब जाके हमें कुछ पता चलेगा। मैं पूजा की तैयारियां करता हूं, आप निश्चिंत रहिए। पंडित जी जो खास पूजा के बारे में बात कर रहे थे उसका नाम था थम्बोला प्रसन्नम। मुझे तो इसके बारे में इतना खास ज्ञान नहीं था, लेकिन दादाजी कहते थे कि ये एक ऐसे विधि होता है जिससे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारियां प्राप्त किया जा सकता है। लापता व्यक्ति, खोए हुए कीमती सामान को भी ढूंढा जा सकता है। उस पूजा को करने के लिए पंडित जी और उनके कई सारे साथी वहां पर आए हुए थे। वो पूजा हमारी घर में कई दिनों तक चलता रहा। हमें घर से दूर रहने को पंडित जी ने कहा था। जब पूजा खत्म हुआ तब पंडित जी हमारी घर आए और हम सबको इकट्ठा होने के लिए कहा। हम सब वहां पर पूरा परिवार, हमें जानना था आखिर क्या परेशानी है उस घर में। पंडित जी ने बताया कि उनकी पाठ के मुताबिक उन्हें वहां पर एक यक्ष की होने की सबूत मिला है। उन्होंने हमें कुछ सवाल पूछे और कहा, क्या उस जमीन के आसपास कोई पाला का पेड़ मौजूद है? बाबा ने कहा, नहीं तो, मैं तो बचपन से देख रहा हूं, ऐसा कोई भी पेड़ उस स्थान पर नहीं है। तभी वहां पर मेरी दादाजी ने कहा, हाँ बेटा, उस जमीन पर एक पाला का पेड़ हुआ करता था। जब मैं छोटा था, मैं और मेरे बड़े भाई हम दोनों उस पेड़ के नीचे खेला करते थे, लेकिन हम जब बड़े हुए तो मेरे बड़े भाई ने उस पेड़ को काट डाला और उसकी लकड़ियों को बेच दिया। उस पेड़ को काटे हुए आज से करीब 60-70 साल हो चुके हैं। शायद ही किसी को इस बारे में पता होगा। और फिर पंडित जी ने कहा, तुम्हारी परिवार में कोई ऐसा होगा जिसे खून की बीमारी होगी। मेरी दादाजी ने कहा, हाँ, मेरी बड़े भाई जो कुछ साल पहले गुजर गया, उन्हें खून की बीमारी थी और उनका बेटा एक्सीडेंट में मारा गया था, और उसकी एक बेटी थी जो अभी भी अस्पताल में पड़ी हुई है, उसे कोई बड़ी बीमारी है। उसके बाद पंडित जी ने जो कहा उसे सुनकर हम सबको ये एहसास हो गया कि हम लोग कितने बड़ी गलती करने जा रहे थे। पंडित जी ने कहा, सुनो बेटा, तुम्हारी दादा परदादा की जमीन में जो पाला की पेड़ हुआ करती थी उसमें एक यक्ष वास कर रही थी। जैसे ही तुम्हारी दादाजी की बड़े भाई ने उस पेड़ को काटा, वो बेघर हो गई, इसलिए वो तुम्हारी परिवार से बदला ले रही है। अतीत में थोड़ा झांक कर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा उसने तुम्हारी बड़े भाई के साथ क्या किया है। अगर तुम भी वही गलती फिर से करोगे तो तुम्हारा परिवार भी श्रापित हो जाएगा। हम सब डरे हुए थे। हमने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, क्या इस श्राप से बचने का कोई उपाय नहीं है? पंडित जी ने कहा, एक उपाय है, लेकिन वो कितना काम करेगा मैं ये नहीं कह सकता। बाबा ने कहा, क्या है वो उपाय? पंडित जी ने कहा, तुम्हें उस जमीन के आसपास एक पाला का पेड़ लगाना होगा और वहीं पे यक्ष की शांति के लिए एक पूजा करनी होगी, तब जाके उसके गुस्सा ठंडा होगा। वो यक्ष किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसे बस उसकी घर वापस चाहिए। हमने पंडित जी की कहने के मुताबिक हमने एक पाला की पेड़ उस जमीन पे लगाया और वहां पर यक्ष की शांति के लिए पूजा भी किया। उसके कुछ दिन बाद घर में सब कुछ
ठीक हो गया, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई उस घर को दोबारा बनाने की। आज भी वो घर आधा अधूरा बनकर वहीं पर पड़ा हुआ है। ये बात बहुत पुरानी है। मुझे ये सच्ची कहानी मेरी अंकल ने सुनाया था। आज मैं आपको ये कहानी विस्तार से सुनाने वाला हूँ। ये हमारी शहर की एक दिल दहला देने वाला घटना था। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें खून खराबे और छोटे बच्चे शामिल हैं, तो इसलिए इसे सुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए, तो ध्यान देना इस बात पर। तो शुरू करते हैं। एक रात शहर में एक ऑटो ड्राइवर देर रात तक ऑटो चला रहा था। सुनसान और सिंगल रोड था। दूर दूर तक कोई दुकान या घर नहीं था। आसमान एकदम साफ था और उस दिन चांद भी पूरा निकला हुआ था। चांद की हल्की सी रोशनी से रास्ते और पेड़ धुंधला सा नजर आ रहा था। ऑटो ड्राइवर कान में ईयरफोन लगाकर गाना सुनते सुनते आराम से ड्राइव करते हुए जा रहा था। शहर से कुछ ही दूर आने के बाद उसे एक पेड़ के पास एक औरत खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो औरत अपनी हाथ को हिलाते हुए ऑटो को रोकने की कोशिश कर रही थी। ऑटो ड्राइवर उसके पास गाड़ी रोका और उसने देखा उस औरत के पास एक छोटा सा बच्चा था, जिसे वो कंबल से ढक कर रखा हुआ था, और वो औरत सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। वो औरत उस ऑटो वाले की आंखों में देखते हुए कहा, भैया आगे तक छोड़ दोगे क्या? ऑटो वाले ने कहा, हाँ क्यों नहीं, बैठो। उस औरत की चेहरा पूरा दिख नहीं रहा था, क्योंकि उसने अपने चेहरे को एक सावल से ढक रखा था, लेकिन उसकी ओठ और आंखें हल्की सी दिख रही थी। वो औरत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए ऑटो वाला बार बार पीछे मुड़कर उसे देखे जा रहा था। उसने उस औरत को पूछा, बहन जी आप इतनी रात में और इस सुनसान रास्तों में उस पहले की पेड़ के पास क्या कर रहे थे? उस औरत ने एक शब्द भी अपने मुंह से बाहर नहीं निकाला। ड्राइवर ने कहा, अगर आप बताना नहीं चाहते तो ठीक है, वैसे आपको जाना कहाँ है ये तो बताइए। ऑटो ड्राइवर उसको सवाल जवाब करने की बहाने उसे बार बार घूम कर देख रहा था। वो औरत हल्की सी मुस्कान देकर कहती है, तुम ऑटो चलाते जाओ, जब मेरा घर आ जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। वो औरत ऑटो में अपनी बच्चे की ओर झुककर उसकी चेहरे को चूम रही थी और कुछ देर बाद वो धीरे धीरे मधुर आवाज में गुनगुनाने लगी। ऑटो ड्राइवर को लगा वो अपनी बच्चे को सुला रही है, लेकिन उसे उसकी बच्चों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद कच्चा सड़क पड़ने लगा। गाड़ी गड्ढों से होकर जा रहा था। ऑटो बहुत हिल रहा था, लेकिन इतना हिलने डुलने के बावजूद भी उसका बच्चा आराम से सो रहा था और वो औरत उसके लिए गाना गा रही थी। वो औरत दिखने में तो खूबसूरत थी ही, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत ही सुरीली लग रही थी। ऑटो ड्राइवर उसकी मीठी गीत सुनते हुए गाड़ी चलाते जा रहा था। वो उसकी गीत में पूरा खो चुका था। उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसकी हाथ ऑटो को किस दिशा में ले जा रहे हैं। वो ड्राइवर गाड़ी चलाते जा रहा था और वो औरत गीत सुनाते जा रही थी। उस औरत को ऑटो पे बैठे हुए 1 घंटा हो चुका था। गाड़ी शहर से काफी दूर आ चुका था। अचानक उस औरत ने गीत गाना बंद कर दिया। जब ऑटो ड्राइवर को गीत सुनाई नहीं दिया तो मुड़कर पीछे देखा। उसने देखा पीछे की सीट पे कोई भी नहीं था। वो औरत जा चुकी थी। उस ड्राइवर ने गाड़ी वहीं पर रोक दिया और गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखने लगा। उसे दूर से एक कपड़ा रोड के बीचों बीच पड़ा हुआ दिखा। जब वो करीब जाकर देखा तो उसकी पैर के नीचे से जमीन खिसक गई और उसकी आंख फटी की फटी रह गई। उसने देखा वो छोटा सा बच्चा उस कंबल में मरा पड़ा हुआ था और उसकी चेहरा बीच से फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी जानवर ने उसकी चेहरे को फाड़ कर अलग कर दिया हो। और वो कंबल खून और मिट्टी से पूरा भीग चुका था। वो नज़ारा देखने लायक नहीं था। अगर कोई कमज़ोर दिल वाला होता तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता। दोस्तों, ये कहानी का डरावना हिस्सा नहीं था।
कहानी अभी भी बाकी है। उस रात वो ऑटो ड्राइवर लापता हो गया। उसकी ऑटो रास्ते की एक साइड में लगी हुई थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। उसकी परिवार वालों ने थाने में उसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी किया था। पुलिस उस ऑटो ड्राइवर को कई दिनों तक ढूंढता रहा, लेकिन वो नहीं मिला। उस हादसे को 1 महीने बीत चुके थे, लेकिन उस ऑटो ड्राइवर का कोई पता नहीं था। लेकिन एक दिन वो मिल गया, लेकिन वो जिंदा नहीं था। उसकी लाश एक पाले की पेड़ के ऊपर लटक रहा था। उसकी सारे शरीर में घाव का निशान था। उसका चेहरा फटा हुआ था। उसकी बॉडी पर जानवरों की पंजों के निशान मिले। ऐसा लग रहा था कोई जंगली जानवर ने ऐसा किया था। लेकिन कोई जंगली जानवर किसी को मारकर उसे पाले की पेड़ के ऊपर कभी नहीं लटकाएगा। तो आखिर किसने उसे इतनी भयानक तरीके से मारा था? ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गया और फिर शहर में चारों ओर अफवाहें फैलने लगा। लोग कहने लगे, जो कोई भी ये सब कर रहा है वो चाहती है कि लोग इसे बस एक एनिमल अटैक समझे। लेकिन कोई जानवर पाला की पेड़ में नहीं रहता। पाला की पेड़ में यक्ष और पिशाच का वास होता है। क्या ये खून किसी पिशाच का या फिर किसी यक्ष का था? तो दोस्तों, आज का कहानियों का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको हमारी कहानियाँ अच्छे लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छे लगते हैं तो देर ना करके सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि अगले जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।